फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज की बातचीत का हमने विषय रखा है कि ये जो पार्लियामेंट का भी सेशन चल रहा है, उस पार्लियामेंट के सेशन में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो बहस हुई पार्लियामेंट में, उस बहस का प्रत्युत्तर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, इन दोनों को केंद्र में रख हमने आज की ये फेसबुक लाइव का प्रोग्राम रखा है। दिलचस्प है ये कि पार्लियामेंट के सेशन में भी अभी तक, आज की डेट तक, सरकार ये नहीं बता पाई है कि किसानों को इन तीन जो कृषि विपणन कानून जो बनाए गए, उन कानूनों से क्या फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते समय करीब 65-70 मिनट से अधिक 77 मिनट बोले वो, और 77 मिनट बोलते समय उन्होंने बहुत ही शानदार, जैसा कि होता है उनका जो वक्तृता मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से बोले। और वे संसद को एड्रेस नहीं कर रहे थे। प्रधानमंत्री राज्यसभा में खड़े होकर बंगाल की जनता को एड्रेस कर रहे थे। प्रधानमंत्री की चिंता यह नहीं थी कि सांसदों ने बहस में कौन कौन से सवाल उठाए हैं, उनके क्या जवाब दिए जाएं। सामान्य तौर पर यह पद्धति रही है कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है वो महत्वपूर्ण पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है सरकार का। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष के सांसदों ने जो अपने मंतव्य व्यक्त किए, जो पॉलिसी संबंधी जो असहमतियां व्यक्त की, उन असहमतियों के बारे में और उन नीतियों के बारे में तो कम से कम प्रधानमंत्री के वक्तव्य में तो एक सारवान पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ तो होने चाहिए थे। 77 मिनट प्रधानमंत्री बोले, लेकिन वो 3 कानूनों के बारे में वो ये नहीं बता पाए कि इन 3 कानूनों से किसानों को क्या लाभ होगा। मान लेते हैं कि विपक्ष ने नहीं बोला। विपक्ष बोलेगा कहां से? विपक्ष को तो बोलना था राष्ट्रपति के अभिभाषण में। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में क्या 3 कानूनों के बारे में, जिनके बारे में पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कोई विवरण, कोई ब्यौरा, कोई व्याख्या प्रस्तुत की? राष्ट्रपति ने कोई व्याख्या प्रस्तुत नहीं की, तो विपक्ष उसमें कानूनों के बारे में ले कहां से आएगा चीजें डिटेल्स में? अगर प्रधानमंत्री सचमुच में इंटरेस्टेड हैं कि विपक्ष को एक्सपोज किया जाए, तो वो तीनों कानूनों के बारे में रिव्यू के लिए संसद में प्रस्ताव रखें और फिर देखें। और बीजेपी के सांसदों को कोई व्हिप जारी न करें। बीजेपी के सांसद अपनी विवेक और बुद्धि से वोट दें। सभी पार्टी के सांसद अपनी विवेक और बुद्धि से वोट दें, जिसे हम कहें अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें। हम देखते हैं कि उन तीनों कृषि कानूनों का क्या हश्र होता है पार्लियामेंट में। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में तीनों बदनाम कृषि कानूनों के बारे में कोई व्याख्या प्रस्तुत नहीं की। और जब व्याख्या ही राष्ट्रपति ने प्रस्तुत नहीं की, कोई हिमायत सिवाय आशीर्वचन के, कोई हिमायत प्रस्तुत नहीं की, कोई आर्गुमेंट प्रस्तुत नहीं किया, तो उन कानूनों के बारे में विपक्ष आर्गुमेंट कैसे करेगा? बहस हो रही है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। तो मैं बड़े विनम्रता के साथ में और बड़े तकलीफ के साथ में ये आप सब लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने जो 77 मिनट भाषण दिया, उस 77 मिनट के भाषण में वे कम से कम अपनी तरफ से जो राष्ट्रपति से चीज छूट रही थी, जो सांसदों ने उठाई थी, जिसको भी बार बार कहते हैं कि इन कानूनों से तो किसानों को फायदा होगा, कैसे फायदा होगा, उसके 1, 2, 3, 4 कुछ तो उन्होंने लिखा होगा ना। 2 पन्ने, 4 पन्ने, 5 पन्ने कुछ तो लिखे होंगे जो उनकी नोटबुक में होंगे। वो डिस्क्लोज क्यों नहीं करते?
क्या परेशानी है ये बताने में? खाली ये बोल देने से किसानों को फायदा होगा मान लेंगे लोग? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो पहली चीज वो ये कि जो किसान आंदोलन के बारे में जो प्रधानमंत्री ने जो अपना वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य की ब्यूटी है कि वो वक्तव्य लगता है कि वो चरण सिंह की सरकार के जमाने में दे रहे थे। प्रधानमंत्री को अभी मालूम ही नहीं है कि हिंदुस्तान में क्या बदल गया है। प्रधानमंत्री को अपने कानूनों के बारे में भी नहीं मालूम कि क्या बदल गया है नीचे। प्रधानमंत्री अच्छी तरह से जानते हैं कि उन तीनों कानूनों को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया है। दिलचस्प बात यह कि प्रधानमंत्री ने इसको नोटिस नहीं लिया। अरे आपके कानून तो अभी अधर पलट के हुए हैं, कानून है कहां? तो प्रधानमंत्री को यह भी समझ में नहीं आता कि पार्लियामेंट के बाहर सुप्रीम कोर्ट में उनकी सरकार क्या कर रही है, पार्लियामेंट के अंदर उनकी सरकार क्या कर रही है, यह भी समझ में नहीं आता। इतनी जो एब्सेंट माइंड स्थिति एक प्रधानमंत्री कैसे हो सकती है? प्रधानमंत्री विनम्रता से कह ही सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट में विचार चल रहा है और यह अभी स्थगित है, हम इस पर अभी राय नहीं देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री की बातचीत से ऐसा लगा कि कानून अभी लागू हैं। वास्तविकता यह कानून अभी लागू नहीं है। मैं पहले भी कई बात कह चुका हूं और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रधानमंत्री यथार्थ में नहीं रहते, प्रधानमंत्री सिर्फ प्रोपेगेंडा में रहते हैं। और कल जो भाषण था, मैं थोड़ा सा जुर्रत कर रहा हूं, ये हिम्मत कर रहा हूं कि अरे प्रधानमंत्री को अगर इतना ही अच्छा लगता है कि अमित मालवीय एंड कंपनी जो उनका साइबर सेल है वो जो प्रचार करता है वो इतना मूल्यवान है, तो फिर संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भाषण देने की जरूरत क्या है? खाली अमित मालवीय के भाषण की कॉपी लाके रख देते कि अमित मालवीय ने जो पोस्ट लिखी है वे पढ़ लीजिए आप लोग। प्रधानमंत्री ने 77 मिनट के पूरे भाषण में बीजेपी के साइबर सेल ने जो अभी प्रोपेगेंडा किया हुआ है, सिर्फ उस प्रोपेगेंडा को नटशेल में प्रस्तुत किया। अभी तक वो प्रोपेगेंडा व्हाट्सएप, फेसबुक और दूसरे मीडियम के जरिए चल रहा था। पहली बार वो प्रधानमंत्री के मुखारबिंद से पूरा पूरा प्रोपेगेंडा निकल के आया। छी, प्रोपेगेंडा शुरू होता है प्रधानमंत्री से और यहां उल्टा हो रहा है, प्रोपेगेंडा शुरू होता है अमित मालवीय से और वो प्रधानमंत्री तक जाता है। प्रधानमंत्री फर्स्ट नागरिक नहीं है। तो नरेंद्र मोदी तो एक लोकतंत्र में भी और फांसीवाद में भी एक अजीब किस्म की परंपरा को विकसित कर रहे हैं। हिटलर बोलता था तो उसका मीडिया अनुकरण करता था। यहां तो उल्टा है, यहां साइबर सेल जो बोलता है उसका मीडिया ही नहीं प्रधानमंत्री अनुकरण करते हैं। बीजेपी पहले आपस में तय कर ले उनकी लाइन कहां तय होती है, साइबर सेल में तय होती है या पीएमओ में तय होती है। हिंदुस्तान के नीतियों को, हिंदुस्तान की नीतियों के संबंधी जो व्याख्याएं उनको भारत सरकार चला रही है या प्रोपेगेंडा सेल चला रहा है, वो तय कर लें आपस में, जनता को बता दें। आप कल का प्रधानमंत्री का 77 मिनट का भाषण उठाइए और बीजेपी साइबर सेल के जो पूरे के पूरे जो मैसेज हैं उनको उठाइए फेसबुक पर। एसेंस में कोई फर्क नहीं है। लगता है कि प्रधानमंत्री एक्सटेंशन है जो साइबर सेल जो कैंपेन कर रहा है। और ये एक बहुत ही विचित्र स्थिति है। बहुत ही लेट फेज में गोएबल्स जो कहता था वह हिटलर मानता था, वह प्रोपेगेंडा में चलता था। यहां तो अभी कुछ नहीं है, अभी मात्र 6 साल हुए हैं प्रधानमंत्री को आए, ऐसी भी क्या जल्दी है? तो मेरी पहली गुजारिश है प्रधानमंत्री से कि वे अपनी तरफ से जो भी कुछ कहें वो कम से कम भारत सरकार की गरिमा के अनुसार कहें। वो
बीजेपी के साइबर सेल की गरिमा के अनुसार न बोलें। और ये जो दो स्तर पर खेल खेलना है कि हमारे जो प्रोपेगेंडा मशीनरी के लोग हैं उन्हें हम खुश रखना चाहते हैं क्यों, और हम हमारे जो फॉलोअर हैं उन्हें खुश रखना चाहते हैं। तो कल का अगर भाषण पहली चीज कहा जाए तो वो किसके लिए है? वो देश के लिए नहीं है, वो देश की संसद के लिए भी नहीं है, वो देश की सांसदों ने जो प्रश्न उठाए उनका उत्तर भी नहीं है। वह भाषण है सिर्फ बीजेपी की वोट बैंक को चंदा करने के लिए। साइबर सेल के जो लोग जो नीचे प्रोपेगेंडा मटेरियल सोशल मीडिया में और दूसरे चैनल्स में डालते हैं, उस के फ्लो को एक तरह से एक ऊंचाई देने के लिए। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि प्रधानमंत्री अपनी एक प्रधानमंत्री की गर्मा, बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं इसलिए मैं उनका सम्मान नहीं करूं। मैं सम्मान करता हूं उनका, बहुत बहुत स्नेह है मेरा उनसे, मैंने सबसे ज्यादा लिखा है उन पर, क्योंकि मैं मानता हूं कि वे सबसे खतरनाक व्यक्ति भी हैं। दूसरी चीज जो कि बहुत ही खतरनाक है, जो प्रधानमंत्री के कल के 77 मिनट्स के भाषण में है। प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे तो वे एक डिवीजन करके भाषण दे रहे थे। ये हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी, ये हिंदुस्तान के आंदोलनजीवी, ये सब हिंदुस्तान के हैं और वे हिंदुस्तान के लोगों के प्रधानमंत्री हैं। आंदोलनजीवी उनके नहीं होंगे, हिंदुस्तान के नहीं होंगे, किसान उनके नहीं होंगे, यह कैसे हो सकता है? हिंदुस्तान का मतलब सिर्फ नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी का कॉकस नहीं है। तो कल जो दूसरा खतरनाक काम किया प्रधानमंत्री ने, जो डिवीजन अपनी स्पीच में पेश किया, वो बहुत ही मारक है। हम और तुम में डिवाइड करके अगर आप देश को देखेंगे तो फिर बचेगा क्या देश में? मैं प्रधानमंत्री को एकदम आइडियोलॉजिकली नापसंद करता हूं, लेकिन वो मेरा प्रधानमंत्री है। मैं बीजेपी के साइबर सेल के लोगों को एकदम नापसंद करता हूं, लेकिन वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं। आपने एक ऐसी सरकार बनाई है जो आपसे असहमत है उनको आप शत्रु मानते हैं और उनको आप हिंदुस्तान का ही मानते ही नहीं है। हम नरेंद्र मोदी से यह कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, वो बीजेपी को रिप्रेजेंट नहीं करते। और जब वो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और संसद में प्रधानमंत्री की हैसियत से बोलते हैं, तो वे हम और तुम की कैटेगरी में बांटकर बातें न करें। मैं उम्मीद कर रहा था कि प्रधानमंत्री लोगों का दिल जीतने के लिए ये हम और तुम की कैटेगरी के बाहर निकलेंगे, लेकिन नहीं। जो विभाजन साइबर सेल ने लोगों के जेहन में किया है, वह विभाजन प्रधानमंत्री तक को प्रभावित किए हुए है। प्रधानमंत्री के लिए अब हम और तुम में चीजें बट गई हैं। ये आंदोलनजीवी, ये बुद्धिजीवी, ये श्रमजीवी, ये सारे लोग हिंदुस्तान के हैं और इन सबके वो प्रधानमंत्री हैं। तो आप डिवीजन कैसे कर सकते हैं? आपको पूरा हक है व्यंग करने का, आपको पूरा हक है हिट करने का, आलोचना करने का, लेकिन आप हम और तुम में डिवीजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस देश में हम सब लोग रहते हैं। यह देश हम सबका है। यह देश सिर्फ भाजपा के लोगों का नहीं है, यह सिर्फ राष्ट्रवादियों का देश नहीं है। यह देश उनका भी है जो राष्ट्रवाद को नहीं मानते, यह देश उनका भी है जो समाजवाद को मानते हैं, जो पूंजीवाद को नहीं मानते। यह देश उनका भी है जो कि संविधान को नहीं मानते, लेकिन हिंदुस्तान की जनता और उसकी एकता को मानते हैं। यह देश सबका है। अब आपने एक ऐसा अजीब मॉडल अडॉप्ट किया है अपनी वक्तृता में कि जिसमें कि अब हर आदमी को आप हम और तुम की कैटेगरी में बांट के रखेंगे। कल के 77 मिनट का जो सबसे दूसरा जो पीड़ादायक
और निंदनीय पहलू था वो ये कि देश को इस तरह से बहुत ही सस्ते चलताऊ ढंग से विभाजित करके देखने की जो प्रधानमंत्री की दृष्टि थी, जो कल व्यक्त हुई, वो सबसे शर्मनाक थी। आपके पास में दिल नहीं है, आपके पास में दिमाग भी नहीं है, आप कभी हिंदुस्तान के नक्शे को देखते ही नहीं है। हिंदुस्तान के नक्शे में खाली सेना नहीं होती, हिंदुस्तान के नक्शे में खाली बीजेपी नहीं होती, हिंदुस्तान के नक्शे में बहुत कुछ है ऐसा जिसको कि आप नापसंद करते हैं। 70% जनता है जिसने आपको वोट नहीं दिया है, जिसे आप नापसंद करते हैं। आपको 30% वोट मिले हैं, अकड़ किस बात की आपके पास? सरकार बनाने का मौका मिला है तो सरकार वो सबकी है, लेकिन आप तो सरकार को सबकी नहीं मानते हो, सबके प्रतिनिधि के नाते बोलते नहीं है। आप तो सिर्फ बीजेपी के प्रतिनिधि के नाते बोलते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रधानमंत्री इस पार्लियामेंट के सेशन में उन तीनों बिलों पर रिव्यू के लिए प्रस्ताव लाएं और फिर हम बताते हैं कि काला क्या है और सफेद क्या है इसमें। वैसे मैं अपने फेसबुक दोस्तों को यह बताऊंगा कि काला क्या है। तो प्रधानमंत्री का जो कल जो एटीट्यूड था, वो एटीट्यूड ये था कि लग रहा था वो आज से 30 साल पहले कहीं अटक गए हैं। 30 साल के बाद उन्हें पता ही नहीं है कि हिंदुस्तान में क्या हुआ है। जी नहीं। एक अन्य चीज, एक फ्रेज है जिस पर खूब बहस हो रही है और लोगों के रिएक्शंस हैं। प्रधानमंत्री का ये स्टाइल है कि वो एक शब्द फेंक देते हैं, उसको चलता रहता है, मीडिया चलाता रहता है। उन्होंने एक आंदोलन जीवी फ्रेज फेंक दिया। हम सब फक्र के साथ कहते हैं कि हम आंदोलन जीवी हैं। मैं अपना वाइट खर्च कर रहा हूं प्रधानमंत्री के भाषण में बोलने के लिए। मुझे पैसे नहीं मिलते सरकार से, मुझे हिंदुस्तान की गरीब जनता से पैसे मिलते हैं, उसकी सेवा के लिए पैसे मिलते हैं, मुझे पेंशन मिलती है। मुझे किसी सरकार से पैसे नहीं मिलते, मैंने आज तक कभी किसी सरकार से पैसे नहीं लिए। लेकिन मैं आंदोलन जीवी हूं, मुझे आंदोलन अच्छे लगते हैं। जिस आंदोलन का और आंदोलन जीवियों का प्रधानमंत्री ने कल मखौल उड़ाया, उससे सिर्फ एक चीज पता चलती है जो प्रधानमंत्री ने पुष्ट की। मैंने पिछली बार कहा था, यह प्रधानमंत्री इस मायने में बहुत खतरनाक है कि यह शब्दों के विध्वंस में लगा हुआ है। हम जानते हैं प्रधानमंत्री ने जीवन में कोई आंदोलन नहीं किया, प्रधानमंत्री ने कोई आंदोलन नहीं किया। नरेंद्र मोदी पहला एक ऐसा शासक है जिसने कोई आंदोलन नहीं किया। नरेंद्र मोदी के अंदर कोई किसी भी किस्म की आंदोलनों के प्रति कोई विनम्रता है ही नहीं। ये जो आंदोलन जीवी हैं, जरा बताएं तो सही, दसियों लोग आपने राष्ट्रद्रोह में बंद कर दिए हैं, माफी लिखने के लिए तैयार नहीं है, केस लड़ रहे हैं आपसे क्योंकि आपने झूठे मुकदमे लगाए हैं। ये जो किसान जो 75 दिन से बैठे हुए हैं दिल्ली की सीमाओं पर, उसमें 170 से अधिक लोग मर चुके हैं। आप लोगों की मृत्यु पर आप व्यंग करते। मौत पर कौन हंस सकता है? कुर्बानी पर कौन हंस सकता है? कौन व्यंग कर सकता है? सिर्फ जिसके अंदर मानवीय अनुभूतियां न हो। तकलीफ हो रही थी। मुझे आंदोलन जीवी कहने में तकलीफ नहीं है, मुझे तकलीफ इस बात की है कि प्रधानमंत्री इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करते कि 170 से अधिक लोग मर चुके हैं आंदोलन में। उन्हें बुढ़े नजर आ रहे हैं। ये बुढ़े नहीं है, ये हिंदुस्तान की ताकत है। वो आंदोलन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी में 24 घंटे व्रत करने की और उपवास करके फास्ट करने की क्षमता नहीं है। आप याद कीजिए,
आप याद कीजिए, एक बार ये ढोंग किया था नरेंद्र मोदी ने कि मैं भी फास्ट पर बैठा हूं, खाना खा के गए थे बैठने के लिए। तो नरेंद्र मोदी तो एक दिन का उपवास नहीं कर सकते। वो क्या समझेंगे कुर्बानी किसानों की, और वो क्या समझेंगे बुद्धिजीवियों की कुर्बानी। नरेंद्र मोदी ने जो फौज इकट्ठी की है, जो कि कैंपेन करती रहती है, प्रोपेगेंडा करती रहती है, नरेंद्र मोदी ने जो मीडिया इकट्ठा किया, उस पूरे के पूरे मीडिया की ब्यूटी क्या है? उस पूरे के पूरे मीडिया की ब्यूटी यह है, जो कल नरेंद्र मोदी ने कहा, बाई चांस अच्छी बात है कि वो अब और अंदर रिकॉर्ड आई। नरेंद्र मोदी किसको परजीवी मानते हैं? श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, आंदोलनजीवी, ये कौन है? परजीवी। वाह, क्या बुद्धि है। अरे प्रधानमंत्री महोदय, अगर श्रमजीवी काम करना बंद कर दें तो हिंदुस्तान के मंदिरों में झाड़ू न लगे। श्रमजीवी हिंदुस्तान के भगवान हैं, आधुनिक युग के भगवान हैं, जिनको आप परजीवी कहते हैं। शर्म आनी चाहिए। ये जो पूरा का पूरा इंटेलेक्चुअल जो क्षमता जो हिंदुस्तान की, आधुनिक भारत की दिखाई दे रही है, वो इसलिए दिखाई दे रही है कि हिंदुस्तान में बुद्धिजीवियों ने मेहनत मशक्कत करके चीजें विकसित की, इंटेलेक्चुअल क्षमता विकसित की। आप क्या समझेंगे? आपकी तो ठीक से पढ़ाई भी नहीं हुई, आप पढ़े लिखे की कीमत क्या जाने। बुद्धिजीवी परजीवी नहीं होते। परजीवी वे बुद्धिजीवी होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। बुद्धिजीवी वह होता है जो कि दूसरों के बारे में सोचता है। और बुद्धिजीवी की क्षमता राष्ट्र से बड़ी होती है। उसके सामने राष्ट्र और राष्ट्रवाद बौने हैं। उसके लिए जनता और जनता की ताकत, जनता के सुख दुख प्रमुख होते हैं। आपके लिए तो राष्ट्र है और राष्ट्रवाद। राष्ट्र का मतलब सिर्फ पूंजीपति, और राष्ट्रवाद का मतलब पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करने वाला सिद्धांत। आपके लिए राष्ट्र और राष्ट्रवाद से जनता कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान के बुद्धिजीवियों की जो परंपरा रही है, वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ती रही है, वो अंग्रेजों से लड़ती रही है, वो कांग्रेस से भी लड़ती रही है, उसने नेहरू से भी लड़ाई लड़ी है, वो नरेंद्र मोदी से भी लड़ाई लड़ रही है। आपने सही पहचाना कि ये बुद्धिजीवी जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन का भी विरोध कर रहे थे, कह रहे थे। हाँ, उनकी बातें सच हुई। कभी आपने सच जानने की कोशिश की? नहीं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री की यथार्थ और यथार्थ को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके लिए यथार्थ एक डाटा से अधिक महत्व नहीं रखता। उनके लिए सबसे अच्छी चीज कौन सी है जो उन्हें पसंद है? वो ये कि किसी भी तरह से एक डिवीजन करो, सरलीकरण करो, हम और तुम में विभाजन करो। एक अन्य पहलू जो कि बहुत ही खतरनाक पहलू है, जो उनके कल के भाषण में था, प्रधानमंत्री ने कल कहा, ये प्रधानमंत्री, यही प्रधानमंत्री नहीं, पहले भी प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं, जब भी कोई जन आंदोलन पैदा होता है तो पहली बार सरकार एक ही काम करती है कि ये जन आंदोलन जो है राष्ट्र को अस्थिर करना चाहते हैं। अरे जन आंदोलन से राष्ट्र अस्थिर नहीं होता। आज तक तो राष्ट्र भागा नहीं कहीं। कौन सा ऐसा जन आंदोलन है जिसने राष्ट्र को और राष्ट्र की सरकार को अस्थिर कर दिया हो? भारत तो अस्थिर हुआ नहीं इससे। किसानों का लक्ष्य राष्ट्र तोड़ना नहीं है। किसानों का लक्ष्य मोदी सरकार गिराना भी नहीं है। किसानों का लक्ष्य बहुत छोटा सा है। ये तीन जो कृषि विपणन से संबंधित जो कानून है, ये वापस ले लिए जाएं और एमएसपी की घोषणा कर दी जाए। प्रधानमंत्री ने कल कहा एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। कितना बड़ा झूठ है ये। यही 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 नरेंद्र मोदी की सरकार
इसने जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दी हुई है, उस एफिडेविट में साफ कहा है कि एमएसपी डिक्लेयर करना, घोषित करना, देना संभव नहीं है। पार्लियामेंट में एक बात कह रहे हैं, कानून के सामने दूसरी बात कह रहे हैं। पार्लियामेंट में कह रहे हैं कानून में कोई खोट नहीं है, लागू है, लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो स्थगित कर दिया है कानूनों को। आगे क्या निकलेगा हम नहीं जानते, लेकिन अभी तो कानून स्थगित है। लेकिन नरेंद्र मोदी एक्नॉलेज नहीं करते इस बात को। उनका मानना है कानून लागू है। अब कल के भाषण को सुनने के बाद में और कल के भाषण से पहले जो नरेंद्र तोमर का भाषण है पार्लियामेंट में, उसे सुनने के बाद में हम जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की क्या ओपिनियन होगी। चीफ जस्टिस ने कानून स्थगित कर दिए हैं। सरकार इस सामान्य सी चीज को इंडोर्स नहीं करना चाहती, अपने किसी बयान में इंडोर्स नहीं करना चाहती। सरकार का मुखिया पार्लियामेंट में कल खड़े होकर कह रहा है कि एमएसपी है और रहेगा। वही मुखिया का अटॉर्नी जनरल जो एफिडेविट दे रहा है सुप्रीम कोर्ट में, 2019 में एफिडेविट दिया है इन लोगों ने, उस एफिडेविट में साफ कहा है कि एमएसपी संभव नहीं है। इतना झूठ। अगर एमएसपी है और एमएसपी रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट खाली इतना कह दे, सुप्रीम कोर्ट में जाके सरकार इतना कह दे कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, एमएसपी को हम नहीं हटाएंगे। फिर ये क्यों कहा कि एमएसपी नहीं हो सकता? क्यों कहा ये? एक अन्य चीज, कल एक बहुत दिलचस्प दुर्घटना घटी कि प्रधानमंत्री जो है वो मनमोहन सिंह को अपनी डिफेंस के लिए लेके आए। मनमोहन सिंह की नव्य आर्थिक उदार नीतियों का और उसके दुष्परिणामों का कांग्रेस खामियाजा भुगत रही है। जनता ने नव्य आर्थिक उदार नीतियां एक सिरे से खारिज की हैं और यही वजह है कांग्रेस हारी। नरेंद्र मोदी उन मनमोहन सिंह का कोई स्टेटमेंट कहीं से उठा के ऐसे पेश कर रहे थे जैसे मनमोहन सिंह ने बस समर्थन दे दिया। मैं बार बार फेसबुक पर भी लिखता रहा हूं, आपसे बस शेयर कर रहा हूं मैं यहां। नरेंद्र मोदी की एक ब्यूटी, और नरेंद्र मोदी की नहीं, ये उनके साइबर सेल और उसके जो मैसेंजर हैं जो नीचे एक्टिव रहते हैं, उनकी भी ये ब्यूटी है। वे हमेशा संदर्भ से निकाल के बात रखते हैं, वे हमेशा विषयांतर करते हैं। मनमोहन सिंह ने कभी भी, और मनमोहन सिंह के पहले कौन ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने यह कहा हो कि हम देश को एक पूरा बाजार नहीं बनाना चाहते? कौन ऐसा प्रधानमंत्री है? सभी प्रधानमंत्री ने यह बात कही कि हम राष्ट्रीय बाजार बनाना चाहते हैं। और ये आज की बात थोड़ा ही है। वही पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होती तब तो नरेंद्र मोदी ये बेवकूफी वाली बात नहीं बोलते। अरे जब नेशनलिटी का फॉर्मेशन होगा, नेशन का फॉर्मेशन होगा, तो नेशनल मार्केट पैदा होगा, नेशनलिटी का मार्केट, नेशनलिटी के सेंटर्स पैदा होंगे। नरेंद्र मोदी के आने के बाद में नेशनलिटी फॉर्मेशन हुआ है क्या? मनमोहन सिंह के आने के बाद नेशनलिटी फॉर्मेशन हुआ है? राष्ट्रीय बाजार के निर्माण की प्रक्रिया अंग्रेजों के जमाने में शुरू हो गई थी। नरेंद्र मोदी को तो बस वो पॉलिटिकल साइंस नहीं आती, पॉलिटिकल साइंस की हिस्ट्री का भी पता नहीं है, हिंदुस्तान की हिस्ट्री का भी पता नहीं है। राष्ट्रीय बाजार कब पैदा हुआ? राष्ट्रीय बाजार पैदा हुआ जब मास प्रोडक्शन आया, मास कल्चर आई, मास मीडिया आया। उसके साथ साथ राष्ट्रीय बाजार आया। ये कोई कल चीज है कि मनमोहन सिंह के आने के बाद में मनमोहन सिंह ने बोला और आप राष्ट्रीय बाजार आया? इतना हल्का, इतना मतलब गैर जिम्मेदार बयान कैसे हो सकता है एक प्रधानमंत्री का? फिर मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री अपने भाषण में लगातार
जो सोशल मीडिया पर और दूसरी जगह जो इनके साइबर सेल के जो ट्वीट हैं, जो मैसेज हैं, वो मैसेज से संचालित हो रहे हैं। अब देखिए एक और झूठ देखिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने क्या परिवर्तन किए। वो कह रहे हैं कि हमने किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना, कोई भी व्यक्ति इंटरनेट पर जाए और क्लिक करे, ये दोनों चीजें पहले से चली आ रही थी। नरेंद्र मोदी के राजनीति में, केंद्र की राजनीति में आने के पहले से चली आ रही थी, खाली इनका एक्सपेंशन हुआ है। और एक्सपेंशन किस पर डिपेंड करता है? बैंकों के विस्तार पर, बैंकों की आंतरिक जो संरचना है उसके विस्तार पर, बैंकों के पास में धन कितना है इसके ऊपर। तो किसान क्रेडिट कार्ड ये नरेंद्र मोदी ने नहीं शुरू किए थे। किसान क्रेडिट कार्ड के अलावा ये फसल बीमा योजना, जिसमें कि एक बड़ी लूट हो रही है, इस लूट की नींव सबसे पहले किसने रखी? कांग्रेस नहीं रखी, ये मनमोहन सिंह नहीं रखी, नरेंद्र मोदी ने नहीं रखी। नरेंद्र मोदी ने तो उसको और ज्यादा लंबी उड़ान भरने के लिए मजबूर किया। एक चीज और कही है जो बड़ी खतरनाक है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दो में से एक चीज चुनो, राष्ट्रनीति चुनो या राजनीति चुनो। अच्छा ये बताइए कि राष्ट्रनीति कोई आध्यात्मिक संकीर्तन है क्या? अगर कोई राष्ट्रनीति बनेगी और राष्ट्रनीति सरकार लागू करेगी तो वो राजनीति के आधार पर होगी। संसद एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, वो कोई धर्म संसद नहीं है। संसद कोई भी चीज डिस्कस करती है, नीति बनाती है। मंत्रिमंडल कोई भी चीज डिस्कस करता है, नीति बनाता है, वह राजनीतिक है। तो इसमें से चुनने वाला प्रश्न नहीं आता कि राष्ट्र नीति और राजनीति में से चुनना होगा। जी नहीं, राजनीति चुननी होगी पहले आपको। सही राजनीति सही राष्ट्रनीति का निर्माण करेगी। दिक्कत तो यही हो रही है कि हिंदुस्तान की जनता ने गलत राजनीति को चुना, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उसकी वजह से गलत राष्ट्र नीतियों का निर्माण हो रहा है। और ये राष्ट्रनीतियां कैसी हैं? ये राष्ट्रनीतियां जो नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद में लगातार जारी की जा रही हैं, वे राष्ट्रनीतियां वे हैं जो कि राष्ट्रीय जो सहमति थी विभिन्न नीतियों पर, उन राष्ट्रीय सहमति के पैराडाइम को ध्वस्त कर रही हैं। नरेंद्र मोदी कोई भी नीति आम सहमति से बनाना नहीं चाहते। उन्होंने कोई नीति आम सहमति से नहीं बनाई। नरेंद्र मोदी के पहले सरकारों के साथ में विपक्ष के खूब मतभेद रहे हैं, लेकिन विपक्ष के मतभेदों को एडजस्ट करते हुए उन्हें सहमति के ग्राउंड पर लाके फिर नीतियां लागू की गई। नरेंद्र मोदी के जो पूरे के पूरे दृष्टिकोण की ब्यूटी है कि वे राष्ट्रीय सहमति को पसंद नहीं करते। राष्ट्र चाहिए, राष्ट्रीय नीति नहीं चाहिए। खाली राष्ट्रवाद चाहिए, राष्ट्रीय नीति नहीं चाहिए। ऐसी राष्ट्रीय नीति जो आम सहमति पर आधारित हो। और एक और जो बहुत ही दिलचस्प चीज कल उन्होंने बड़ी मेहनत करके आए थे। मेहनत क्या थी? मेहनत यह थी कि ये जो हिंदुस्तान का जो किसान है ना, उसमें छोटा किसान और बड़ा किसान, छोटा किसान बना बड़ा किसान, इसका उन्होंने एक अंतर विरोध पेश किया। तो नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में यह बात कही कि उनकी सहानुभूति छोटे किसान के साथ है, बड़े किसान के साथ नहीं है। हम एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी की छोटे किसान के साथ सहानुभूति है, जैसा कि वो कह रहे हैं, तो बंगाल और बिहार में तो छोटा ही किसान है, यूपी में बड़ी संख्या में छोटा किसान है। तो बंगाल और बिहार में तो मंडी तो बनवा दीजिए, क्या दिक्कत है?
छोटे किसान के लिए एमएसपी फिक्स कर दी, कह दीजिए कि जो छोटा किसान है उसको एमएसपी मिलेगा, डिक्लेयर कर दीजिए, 12 करोड़ को फायदा होगा, 12 करोड़ वोट पड़ते। ये जो किसान आंदोलन है, ये बड़े छोटे किसान का आंदोलन नहीं, ये सामुदायिक आंदोलन है, किसान समुदाय का आंदोलन है। नरेंद्र मोदी के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि ये बड़े किसान का आंदोलन है, बड़े किसानों का आंदोलन नहीं है ये किसान समुदाय का आंदोलन है। और किसान समुदाय एकजुट है, जाति, धर्म, उपजाति, तमाम किस्म की और जो आंतरिक जो बाधाएं उन सबको क्रॉस करके वो किसानों के एक कॉमन एजेंडे पर एक मत है। अगर 12 करोड़ छोटे किसान हैं तो नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए कि ये लैंडलेस लेबर, जो खेतिहर मजदूर कहां जाएंगे? एक तो बड़ा किसान हो गया, एक छोटा किसान हो गया, ठीक? तो बड़े किसान आंदोलन कर रहे हैं, छोटा किसान बेचारा उपेक्षित पड़ा है। अरे ये बताओ कि जो 40 करोड़ से अधिक खेतिहर मजदूर हैं, उनके बारे में कोई राय है आपकी? नहीं। नरेंद्र मोदी के जो माइंडसेट है, उस माइंडसेट क्योंकि बीजेपी के साइबर सेल ने खेत मजदूरों के बारे में कोई प्रचार ही नहीं किया, तो नरेंद्र मोदी को पता कहां से होगा? नरेंद्र मोदी को सिर्फ उतना पता होता है जो साइबर सेल प्रचार करता है। साइबर सेल ने प्रचार किया कि ये छोटे किसान बनाम बड़े किसान का आंदोलन है, ये बड़े किसानों का आंदोलन, छोटे किसान इसमें नहीं है। तो नरेंद्र मोदी ने वही बात लपक के पार्लियामेंट में बोल दी। लेकिन नरेंद्र मोदी ये बात भूल गए कि छोटे किसान और बड़े किसान के अलावा 40 करोड़ से अधिक खेतिहर मजदूर हैं। अब सारी चीजें छोड़ दें, बड़े किसानों से लड़ लेते हैं। हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं। नरेंद्र मोदी क्या भूमि सुधार लागू करने के लिए तैयार हैं? भाजपा की किसी भी सरकार ने भूमि सुधार कानून को लागू नहीं किया, खेतिहर लोगों में जमीन नहीं बांटी। और ये बड़े किसानों से लड़ना चाहते हैं? जी नहीं, बड़े किसानों की गुलामी करते रहे नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लोग। अगर बड़े किसानों से लड़ना है तो भूमि सुधार लागू करें। किसने रोका है भूमि सुधार लागू करने से? आपकी यूपी में गवर्नमेंट है, आपकी मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट है, आपकी और भी जगह गवर्नमेंट है। क्यों नहीं आप भूमि सुधार लागू किया? आपने बरसों से सरकार है आपकी बिहार में, आपने 5 एकड़ जमीन गरीबों में नहीं बांटी। कम्युनिस्टों का कसूर क्या है, जिसको कि लोग पानी पी पी के प्रधानमंत्री भी गाली दे रहे हैं कि वामपंथी? कम्युनिस्टों का एक ही कसूर है कि उन्होंने हिंदुस्तान में भूमि सुधार लागू किए, और भूमि सुधार लागू नहीं किए, इस भूमि सुधार से सारी दुनिया के लोग प्रभावित हुए। हम सब लोग जानते हैं कि तेलंगाना का अगर सशस्त्र किसान आंदोलन न हुआ होता तो जमींदारी उन्मूलन कानून नहीं आता, पंडित नेहरू नहीं लाते। हजारों किसानों ने अपने जीवन की आहुति दी उस किसान आंदोलन में, और उसका फल यह था कि जमींदारी उन्मूलन कानून बना और कालांतर में भूमि सुधार कानून भी बने। कौन सी चीज नरेंद्र मोदी को अच्छी लगती है? छोटे किसान अच्छे लगते हैं, बड़े किसान अच्छे नहीं लगते। तो भूमि सुधार करें लागू। हम चाहते हैं कि हम उनका साथ देंगे। मैं साथ दूंगा उनका, निजी तौर पर मैं लिखूंगा उनके पक्ष में कि नरेंद्र मोदी ने भूमि सुधार लागू किए। अरे आपने तो उल्टा किया। जो भूमि सुधार संबंधी कानून था, जो भूमि संरक्षण के लिए बनाया गया कानून था, उसमें आपने संशोधन किया, जो कि किसानों ने बड़ी लड़ाई के बाद जो संशोधन शामिल किया था कि जो किसानों की उपजाऊ जमीन है वह खरीदी नहीं जाएगी, उस पर कारखाने नहीं खुलेंगे, उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, सिवाय खेती होगी। लेकिन आपने ये कानून बदल दिया।
तो आज किसान की जो उपजाऊ जमीन है वो अगर चली जाती है तो इससे नुकसान किसका होगा? आपकी भाषा में कहें छोटे किसानों को नुकसान होगा। तो आपने डेवलपमेंट के नाम पर जमीन ली ना, कारखाने के नाम पर जमीन ली थी ना, जिसमें ये सब तमाम किस्म के जो भंडारण के जो बड़े बड़े सेंटर्स बनाए गए, इसे कहते हैं सफेद झूठ। नरेंद्र मोदी की छोटे किसानों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। नरेंद्र मोदी ने छोटे किसानों के लिए एक पैसा नहीं दिया, और मैं कह रहा हूं एक पैसा नहीं दिया तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस बात को। ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेके आए हैं नरेंद्र मोदी, जिसको कि वो अब इंप्लीमेंट कराना चाहते हैं, अरे आप जरा सोवियत संघ के अनुभव को देखिए, आप हंगरी के अनुभव को देखिए, आप चाइना के अनुभव को देखिए। ये कलेक्टिव फार्मिंग, सरकार और जनता के बीच में जो एकता बनी, उसके आधार पर जो कलेक्टिव फार्मिंग शुरू हुई, वो कोलैप्स कर गई। और हिंदुस्तान के भूमि सुधार आंदोलन से प्रेरणा लेकर सोवियत संघ ने अपने पूरे के पूरे, चाइना ने अपने पूरे पूरे पैटर्न को बदला। ये कोऑपरेटिव फार्मिंग जिसकी की बात वो कर रहे हैं, उस कोऑपरेटिव फार्मिंग का एक वर्स्ट, सबसे बुरा रूप था जो चाइना ने इंप्लीमेंट किया। 2 करोड़ लोग मर गए थे उसमें, और चाइना भयानक कंगाली के कगार पर पहुंच गया था। भूमि सुधार आंदोलन के अनुभवों के बाद खासतौर पर केरल, जम्मू कश्मीर में सबसे पहले भूमि सुधार लागू किए गए, शेख अब्दुल्ला ने लागू किए। जम्मू कश्मीर पहला राज्य था जिसमें भूमि सुधार लागू किए गए थे। उसके बाद में केरल सेकंड था, थर्ड था वो बंगाल। केरल के एक्सपीरियंस ने सारी दुनिया के कम्युनिस्ट शासकों को चेतावनी दी। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी कलेक्टिव फार्मिंग से निकलकर आई, और किसानी किसे सौंपी गई? पहले किसानी सरकार संभाले हुए थी, अब किसानी सौंपी गई परिवार को। हमारे यहां जो किसानी है वो परिवार करते हैं। आप इस परिवार के जरिए जो किसानी है, जो एक सामान्य निजी संपत्ति का अधिकार है, उस निजी संपत्ति के अधिकार को भी आप खत्म करना चाहते हैं। और आप कहते हैं कि आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं। 2 करोड़ लोग मरे हैं चाइना में कलेक्टिव फार्मिंग में, और चाइना की सरकार ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने लोगों को यहां भेजा, केरल भेजा, बंगाल भेजा, और जानने की कोशिश की क्या होना चाहिए। गरीब किसानों को जमीन का टुकड़ा मिलना चाहिए, या जमीन का टुकड़ा जो उनके पास है उसे भी छीन लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी का जो नया मॉडल है, जिसमें ये 3 कृषि कानून शामिल हैं, उस नए मॉडल में ये इनबिल्ट है कि अब जो किसान जिनके पास में जमीन है, उपजाऊ जमीन, वो उपजाऊ जमीन अब उनसे छीनी जाएगी। हम बाद में बात करेंगे इन तीनों कानूनों पर अलग अलग, ये तय है। तो ये चीज एकदम इलॉजिकल नरेंद्र मोदी की, जो वो कह रहे थे कि वो छोटी जोत के किसान, अरे छोटी जोत के 12 करोड़ किसान, अरे आपने छोटी जोत के किसानों को, उनके बच्चों को, उनकी नौकरियां छीन ली। 15 करोड़ लोगों की नौकरियां छीन ली आपने, बर्बाद कर दिया नोटबंदी और उसके बाद में कोरोना पीरियड में इलॉजिकल लॉकडाउन करके। आप कहते हैं छोटी जोत के किसान, कौन लोग थे? ये छोटी जोत के किसान ही थे जो कि पैदल लौट रहे थे घर। आपकी कोई सहानुभूति नहीं थी छोटी जोत के किसानों के बच्चों के साथ में। वो माइग्रेटेड लेबर वे ही हैं जो अपनी किसानी नहीं कर पाए और वो मजदूरी कर रहे हैं। तो क्या चीज चाहिए हमें बदले में? छोटी जोत के किसान को क्या चीज चाहिए? उसको जमीन का संरक्षण चाहिए। लेकिन आपने तो ये कानून में चेंज किया है, कब उपजाऊ जमीन भी खरीदी जा सकती है। कितनी लड़ाइयां लड़ी गई, कितने दबाव के बाद मनमोहन सिंह की सरकार में ये भूमि कानून में ये परिवर्तन किया गया कि नहीं, नंदीग्राम की पृष्ठभूमि में वो सब घटनाएं घटी थी कि जो कृषि योग्य भूमि है, जो 1 फसली, 2 फसली, 3 फसली जमीन है, उस जमीन को
कारखाने के लिए नहीं खरीदा जा सकता, विकास के नाम पर, बांध के नाम पर और दूसरी चीजों के नाम पर नहीं खरीदा जा सकता। आपने तो एक झटके में आते ही उस कानून में जो चेंज किया गया था उस कानून को बदल दिया, और आप कहते हैं कि आप वो छोटी किसान बड़े किसान से लड़ना चाहते हो, छोटी जो के किसान के साथ हैं। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल नहीं है। मैं एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, छोटी जोत के किसान के साथ हैं तो नरेंद्र मोदी बताएं कि पिछले 7 साल में कितने हेल्थ सेंटर उन्होंने गांव खोले और कितने स्कूल खोले, बस 2 चीज बता दें। नरेंद्र मोदी ने 2 हेल्थ सेंटर और 2 स्कूल नहीं खोले गांव में, जहां ये गरीबों के किसान, ये जो मझोले किसान हैं, ये छोटी जोत के किसान हैं, इनके बच्चे जाके पढ़ सकें। बल्कि उल्टा तकरीबन 17,000 से अधिक स्कूल राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार के समय सरकारी स्कूल बंद किए गए। आप छोटी जोत के किसानों के अंदर दें और आप उनका शिक्षा का कोई आपको दायित्व नहीं है ना? आपके लिए खाली डाटा है किसान, डाटा से अधिक आप किसान को न तो जानते हैं न आपको मालूम है। आपको किसानी के बारे में कौखों का नहीं मालूम, न तो आप पढ़ते हैं और न आप किसान से सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। एक अन्य पहलू जिस पर के कायदे से हमें विचार करने की जरूरत है, नरेंद्र मोदी के भाषण सबसे खतरनाक चीज कल क्या थी? नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं कोट कर रहा हूं उनको, हमें दुनिया से लोकतंत्र सीखने की जरूरत नहीं है। उफ, ये जो अभी बयान आ रहे हैं ना अमेरिकी सेनेट के मेंबरों के, अमेरिकी सेनेट के जो भारतीय समूह के जो सेनेटर हैं उनके, ब्रिटेन की संसद के 100 सदस्यों के और लोगों के लगातार बयान बढ़ रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी का बौखलाहट देखिए आप। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमें दुनिया से लोकतंत्र सीखने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र कहां है? कहां से आया लोकतंत्र? ये गुरु गोलवलकर की किताब से आया, ये हिटलर की किताब से आया, ये मुसोलिनी की किताब से आया, ये कहां से आया ये लोकतंत्र? ये दिमाग से निकाल दें कि ये लिच्छवी गणतंत्र थे और ये 70 गणतंत्र थे, वहां से लोकतंत्र आए, ये दिमाग से निकाल दें। गधों को मूर्ख बनाने के लिए ये बहाने काफी हैं। लोकतंत्र पर बात होगी तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर बात होगी। फ्रांस की राज्य क्रांति न होती तो पूरी दुनिया में लोकतंत्र की आहट सुनाई न देती। वो फ्रांस की राज्य क्रांति थी जिसने लोकतंत्र को जन्म दिया। लिच्छवी गणतंत्र ने लोकतंत्र को जन्म नहीं दिया, ये दिमाग से निकाल दीजिए आप। लिच्छवी गणतंत्र के लोगों ने राजा को अपदस्थ नहीं किया, राजा की सत्ता को अपदस्थ नहीं किया। जो भी नरेंद्र मोदी का भाषण लिखता है या नरेंद्र मोदी को सलाह देता है वो एकदम परफेक्ट इडियट किस्म का आदमी है, या हम ये कहें कि एवरेज से भी नीचे उसकी बुद्धि है। लोकतंत्र का विचार वो लोकल विचार नहीं है। लोकतंत्र का विचार एकदम आधुनिक विचार है और इसकी जननी है फ्रांस। ये दिमाग से निकाल दे हम लोग। और अगर पुराना भी देखना होगा कहीं लोकतंत्र तो फिर कहीं और देखेंगे। आपके यहां तो लोकतंत्र, मैं उन सभी लोगों से बहुत ही विनम्रता से असहमत हूं। जिस दिन से फ्रांस की राज्य क्रांति हुई और लोकतंत्र आया, सारी दुनिया में लोकतंत्र का विकास हुआ है, लोकतंत्र गायब नहीं हुआ। यह लोकतंत्र की धारावाहिकता। पूंजीवाद के बिना लोकतंत्र की कल्पना संभव नहीं थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बिना लोकतंत्र की कल्पना संभव नहीं थी, क्योंकि लोकतंत्र का जन्म ही हुआ था राजशाही को चुनौती देते हुए। हमारे यहां जो भी गणतंत्र रहे हो उन्होंने राजशाही को कभी चुनौती नहीं दी, उन्होंने सामंती सिस्टम को कभी चुनौती नहीं दी।
तो बेहतर यह है कि जो लोग कह रहे हैं उसे मान लीजिए। अमेरिका ने जो सलाह दी है उसे मान लीजिए आप, कि आप लोकतंत्र के जो मानक है और मूल्य है उनका पालन कीजिए। ये हठी भाव छोड़ दीजिए कि हम लोकतंत्र की नहीं मानेंगे। यूनाइटेड नेशन ने जो सलाह दी है उसे मान लीजिए कि लोकतंत्र का रास्ता न मत छोड़िए। लोकतंत्र का रास्ता क्या है? लोकतंत्र क्या झूठ पर चलता है? प्रोपेगेंडा पर चलता है? दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत यहां आ रही है कि जो नरेंद्र मोदी ने पूरा का पूरा जो पिछले 7 साल में जो मॉडल डेवलप किया है, वो डेवलप किया है प्रोपेगेंडा पर। और डेमोक्रेसी की ये ब्यूटी है कि डेमोक्रेसी में ये दो चीज एक साथ नहीं रह सकती। अगर प्रोपेगेंडा डोमिनेट करेगा तो लोकतंत्र गायब हो जाएगा, और लोकतंत्र डोमिनेट करेगा तो प्रोपेगेंडा गायब हो जाएगा। नरेंद्र मोदी प्रोपेगेंडा छोड़ नहीं सकते, डेमोक्रेसी छोड़ सकते हैं। ये जो डेमोक्रेसी का कोलैप्स हर लेवल पर दिखाई दे रहा है, इसका बड़ा कारण है प्रोपेगेंडा। जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो जैक लुल बहुत बड़े फ्रेंच प्रोपेगेंडिस्ट थिंकर हैं। जैक लुल ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि डेमोक्रेसी और प्रोपेगेंडा एक साथ नहीं रह सकते। नरेंद्र मोदी ने जो डेमोक्रेसी को अधमरा किया है, वो प्रोपेगेंडा के कारण किया है। सो हमारी चुनौती क्या है? हमारी चुनौती डेमोक्रेसी नहीं, हमारी चुनौती है प्रोपेगेंडा। जिस प्रोपेगेंडा के पूरे शिखर पर नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उस प्रोपेगेंडा के प्रभाव के कारण ही न्यायपालिका निष्प्रभावी हो गई है। उसी प्रोपेगेंडा के कारण जो है वो संसद, राज्यसभा, विधानसभा, तमाम संरचनाएं निष्प्रभावी हो गई हैं। क्योंकि जैक लुल ने एक बात कही थी कि जहां प्रोपेगेंडा रहेगा वहां डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। एक और बात कही थी, वो ये कि ये जो प्रोपेगेंडा है, ये यूनिवर्सल चीजों को लेके आपके दिमाग को नियंत्रित करने की कोशिश करता है और उसकी एक निरंतरता बनाए रखता है। नरेंद्र मोदी ने ये मॉडल चुना है कि वो पहले कोई भी चीज शुरू होती है तो उनके साइबर सेल से शुरू होती है। नरेंद्र मोदी कोई चीज सरकार से शुरू नहीं होती। पहली जितनी भी सरकारें थी, उनकी ब्यूटी ये थी कि वहां सरकार से पहले चीजें आती थी, फिर उनका प्रचार होता था। यहां भी स्थिति है कि पहले प्रोपेगेंडा शुरू होता है, उसके साथ एक यूनिवर्सल जो है, एक राष्ट्रीय सो कॉल्ड माहौल बनाया जाता है और उसकी प्रचार की एक धारावाहिकता को बनाए रखा जाता है। उसके बाद नरेंद्र मोदी के एक्शन आते हैं, तो आपको लगता है वो नेचुरल है। और यही प्रोपेगेंडा है, यही इनडायरेक्टली दिमाग पर शासन करने की कला है, इंटेलिजेंट कला है। इस मामले में प्रोपेगेंडा की इंटेलिजेंट कला के नरेंद्र मोदी मास्टर हैं। नरेंद्र मोदी अपने प्रोपेगेंडा के जरिए हर चीज में मैनिपुलेशन करते हैं। बिना मैनिपुलेशन के प्रोपेगेंडा रन ही नहीं कर सकते वो। तो पहली चीज यह है कि नरेंद्र मोदी को अगर डिकोड करना पड़े, नरेंद्र मोदी की आलोचना विकसित करनी पड़े, तो नरेंद्र मोदी के प्रोपेगेंडा पर नजर रखो, नरेंद्र मोदी के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करो। खाली एक चीज कर दें नरेंद्र मोदी मैं पहले कह चुका हूं, फिर भी रिपीट कर रहा हूं मैं, वो अपना प्रोपेगेंडा बंद कर दें और खाली वो सरकार चलाएं, कोई नहीं हटाएगा उन्हें। हम देखते हैं नरेंद्र मोदी की कितनी ताकत है। नरेंद्र मोदी की जो सो कॉल्ड पावरफुल इमेज, जो कि है नहीं, वो इमेज आपको इसलिए महसूस होती है क्योंकि वह प्रचार में वो दिखाई देती है। और प्रचार के दो जगह बंद कर दीजिए खाली, एक टेलीविजन में नरेंद्र मोदी का प्रचार नहीं होगा और एक इंटरनेट, इन दो जगह बंद कर दीजिए। नरेंद्र मोदी देखिए अधमरे हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी की सरकार होगी लेकिन गायब हो जाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी इन दो के जरिए ही अपने प्रोपेगेंडा को इफेक्टिवली लोगों के दिमाग को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल करते रहे और आज भी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी हारे नहीं है, थोड़े से झटके लगे उनको। किसान आंदोलन ने एक झटका दिया है उनको। इसलिए जो चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं नरेंद्र मोदी के भाषण के संदर्भ में, वो ये कि नरेंद्र मोदी के लिए लोकतंत्र महत्वपूर्ण नहीं है।
नरेंद्र मोदी के लिए प्रोपेगेंडा महत्वपूर्ण है। और कल का जो भाषण था वो प्रोपेगेंडा का एक आइडियल भाषण था, क्योंकि वह पहले से ही प्रसारित होती रही चीजों का एक तरह से कंपाइलेशन था। हम ये भी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने बड़े ब्यूटीफुली साइबर सेल ने जो किसान आंदोलन के संदर्भ में जितना अभी तक प्रचार किया उस सबको कंपाइल करके अपने वक्तव्य में पेश कर दिया। एक अन्य चीज और आखिरी चीज, और वो नरेंद्र तोमर के संदर्भ में। नरेंद्र तोमर ने एक पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया कि ये जो काले कानून हैं, इन कानूनों में काला क्या है, ये जो कानून जिनको काले कानून कहते हैं, इसमें काला क्या है। जाहिर है कि सांसद अपने तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। उनमें पहला काला क्या है? पहला काला यह है कि उन्होंने संविधान की जो धारणाएं हैं उसका पालन नहीं किया। संविधान की धारणा क्या है? संविधान की धारणा यह कृषि का क्षेत्र राज्य का क्षेत्र है। तो केंद्र सरकार ने ये जो कानून बनाए हैं ये राज्य सरकारों के अधिकारों पर सीधे हमला है। दूसरा काला क्या है? दूसरा काला यह है कि ये जो कानून बनाए गए ये कानून बिना संसदीय प्रक्रिया से गुजरे, इन्हें सीधे बहुमत के बल पर, संख्या बल पर पास कर दिया गया। दूसरा काला पक्ष ही है इसका। और तीसरा काला पक्ष जो और भी खतरनाक है वो ये कि जो कानून पहले से चले आ रहे थे उन कानूनों को क्यों बदला जा रहा है, इसका कोई इंटरप्रिटेशन सरकार ने नहीं दिया। मसलन कोई भी व्यापारी एक लिमिट से अधिक सामग्री नहीं खरीद के संचय कर सकता था, गोदाम में रख सकता था, लेकिन अब अनलिमिटेड खरीद के वो गोदाम में रख सकता है। तो सरकार पहले ये तो बताए कि वह उस पुराने कानून को क्यों खत्म करना चाहती है। सरकार ने तो बताया नहीं। फोर्थ चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में क्या कहा था नरेंद्र मोदी ने, अपनी पॉलिटिकल स्पीचेस में इलेक्शन में क्या कहा था? स्वामीनाथन कमेटी को हम इंप्लीमेंट करेंगे। किया? नहीं। आप इलेक्शन जीत के आए हैं, आपने कोई चीज कमिट की है लोगों से, लेकिन आप उसमें से एक चीज लागू नहीं करना चाहते। आप जो काम कर रहे हैं वो आपने कभी लिखा ही नहीं उनको, और आप बार बार कह रहे हैं कांग्रेस। अरे कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया जनता ने। कल जो पार्लियामेंट में मोदी बार बार कह रहे थे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है नए कृषि कानूनों के बारे में। कांग्रेस के अगर मैनिफेस्टो में है जैसा कि वो कह रहे हैं, हम माने ले रहे हैं, तो कांग्रेस को तो जनता ने रिजेक्ट कर दिया, मैनिफेस्टो को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। आप कांग्रेस के कब से सजे हो गए? जो मैनिफेस्टो जनता रिजेक्ट कर चुकी है उस मैनिफेस्टो को आप लागू कैसे कर सकते हैं? जिस सरकार की नीतियों को जनता ने रिजेक्ट कर दिया उस नीतियों को आप लागू कैसे कर सकते हैं? एक छोटी सी चीज कह के मैं ये बात खत्म कर रहा हूं, जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कि वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए हम जो किसान हैं उनको 2,000 रुपए दे रहे हैं क्वार्टरली, और उन्होंने एक आंकड़ा भी दिया कि कितने किसान हैं जो इसका लाभ ले रहे हैं और कितने किसान हैं जो कि जिनके पास पैसा पहुंच रहा है। ये यूनिवर्सल बेसिक स्कीम वाला जो प्रसंग है जिसके की नकल पर ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और न्यूनतम आय योजना, ये दो चीजें लागू की गई। हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपने जो 1,30,00,000 रुपया जो एक
1,30,000 करोड़ रुपया जो इन किसानों को अभी इनके खाते में पहुंचाया है, ये पैसा आप कहां से लाए? सिर्फ इतना बता दीजिए। आपने अमीरों पर टैक्स नहीं लगाए। ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो आइडिया था, वो आइडिया ये था कि अमीरों पर टैक्स लगाया जाए और वहां से पैसा लेके उस पैसे को गरीबों में बांटा जाए। आपने क्या किया? आपने अमीरों पर कोई टैक्स नहीं लगाए, उनसे वसूली नहीं की। आपने तो उल्टा किया है। अमीर लोग जो पैसा लेके भाग गए, उनसे कहा बेटा भाग जाओ, और उनके कर्ज माफ किए आपने। आप यूरोप को उठा के देखिए। यूरोप में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जो स्कीम, जिसके आधार पर ये दोनों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और न्यूनतम आय योजना, ये दोनों जो इंप्लीमेंट की गई हैं, जिसके तहत 2,000 रुपए आप भेज रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बताएं किसके लिए, क्या वे अलग से पैसा लाए? जी नहीं। तो इस स्कीम का पर्पज यह था कि धनियों के पास से धन लेकर गरीबों में बांटा जाए, संपदा का विकेंद्रीकरण किया जाए। तो आपने संपदा का विकेंद्रीकरण नहीं किया। आपने क्या किया? आपने यह किया कि जो 950 सेंटर और राज्य की जो स्कीमें चल रही हैं, ये वे स्कीम है जो कि सब्सिडी स्कीम है। विभिन्न योजनाएं 950 के करीब केंद्र राज्यों की, जो कि सब्सिडी योजना, इसमें से 11 को स्कीम का जो पैसा था वो आपने निकाल के इन योजनाओं में लगा दिया। तो ये तो सब्सिडी का पैसा पहले ही किसानों के पास जा रहा था। इसमें नई चीज क्या है? इसमें कौन सी नई चीज है? नई चीज तब होती है जब हम यह कहते हैं कि नहीं, धीरू भाई अंबानी के बेटों ने इस साल 10,000 करोड़ रुपया कमाया है, तो उसमें से 25,000 करोड़ रुपया या 2,500 करोड़ रुपया वो गरीबों में बटेगा। टैक्स के तौर पर वसूल करते आप उनसे। आपने तो वसूल नहीं किया। आपने क्या किया? जो ऑलरेडी कोर स्कीम थी 11 केंद्र की, उनका पैसा आपने इनमें ट्रांसफर कर दिया। सो अल्टीमेटली क्या हुआ? किसानों के पास क्या पहुंचा? संपत्ति नहीं पहुंची। किसान पामाल थे और पामाल ही रहेंगे। जो बेसिक इनकम किसानों की जो बढ़नी चाहिए, वो कैसे बढ़ती? संपत्तिशाली लोगों की संपत्ति को डिसेंट्रलाइज करके, विकेंद्रीकृत करके, उनको टैक्स के जरिए, वेल्थ टैक्स के जरिए, उनके वेल्थ टैक्स को बढ़ा के उसे आप अर्जित करते। अरे आप तो महान आदमी है नरेंद्र मोदी। आपने तो उन 4 सीनियर ऑफिसरों का, जिन्होंने अमीरों पर वेल्थ टैक्स लगाने के लिए स्कीम सजेस्ट की थी, उनका आपने बाहर का दरवाजा दिखा दिया, नौकरी से दंडित किया आपने उनको। तो आपकी जो सोकॉल्ड जो प्रधानमंत्री सम्मान का किसान सम्मान निधि योजना है और ये न्यूनतम आय योजना है, ये इन दोनों योजनाओं का संपत्तिशालियों की संपत्ति के विकेंद्रीकरण से कोई संबंध नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ जो एग्जिस्टिंग स्कीम थी उनका पैसा आपने ट्रांसफर कर दिया इसमें। एक छोटी सी चीज और पूछ रहा हूं मैं आपसे, आप जितने लोगों को देते हैं उसका जो यूरोप में और दूसरी जगहों पर जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम है, उसका पर्पस क्या था? प्रत्येक नागरिक को यह पैसा दिया जाए जिसके पास कोई इनकम नहीं है। अब आप बताइए मुझे, गांव में जैसा कि मैंने आपसे कहा, तकरीबन 40 करोड़ से अधिक लोग हैं जो खेतिहर मजदूर हैं, जिनके पास जमीन नहीं है। उन्हें 2,000 रुपए नहीं मिलने चाहिए। आपकी योजना में जगह ही नहीं है उनके लिए। आपकी योजना में हिंदुस्तान के बेरोजगारों के लिए कोई जगह ही नहीं है कि हिंदुस्तान के बेरोजगारों को 2,000 रुपए नहीं चाहिए, बेरोजगारी कम है। तो यूरोप की जो यूनिवर्सल स्कीम है उसको उठा के देखिए आप, उसके जो मेजर ड्रॉबैक है जो इस स्कीम में है,
यूनिवर्सल इनकम स्कीम का पहला लक्ष्य यह था कि वह टारगेटेड किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं होगी, सबके लिए होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसमें टारगेटेड ग्रुप बनाया, जिनका अकाउंट है, जिनके पास थोड़ी सी जमीन है, वगैरह वगैरह। यह तो उस स्कीम को पंक्चर करने वाली बात हुई। वो जो कह रहे हैं ना नरेंद्र तोमर काला क्या है, यह काले का पहला चरण है जो बता रहा हूं मैं। आपने जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या न्यूनतम आय योजना के तौर पर जो पैसा 2,000 रुपए भेज रहे हैं, वह उस बेसिक कॉन्सेप्ट यानी जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो कि बेरोजगार लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए, उसमें कोई टारगेट ग्रुप नहीं होगा। आपने टारगेट ग्रुप बनाया जो गलत है। आप जितने लोगों को वो देते हैं उससे ज्यादा लोग बेरोजगार हैं और उनके पास में खाने के लिए पैसे नहीं है। और अगर आपको ये जानना है कि भूखे लोग कैसे रहते हैं, कहां रहते हैं, तो आप घर से निकलिए, कभी चुपचाप, तो आपको दिखाई देंगे भूखे लोग कैसे रहते हैं, कहां रहते हैं, जाके देखिए। थर्ड चीज यह कि इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए आपने कोई भी किसी किस्म का कर अमीरों पर नहीं लगाया, जो गलत है। क्योंकि इसका पर्पज यही था कि अमीरों की संपत्ति को गरीबों में बांटा जाए। एक और चीज मैं कह रहा हूं कि ये जो राशन पाने वाले लोग गरीब हैं, जिनके पास राशन कार्ड हैं, उन्हें 2,000 रुपए नहीं चाहिए। जो गरीब लोग हैं वो आपके टारगेट में नहीं आते। किसे बेवकूफ बना रहे हैं आप? आप अमीरों को टच नहीं करना चाहते, आप गरीबों को टच नहीं करना चाहते, आप सिर्फ प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं। तो आपकी जो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा। और हालत क्या है इसकी? हालत यह है कि अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो और भी भयानक हैं। वो रिपोर्ट्स क्या हैं? रिपोर्ट्स ये हैं कि हर चौथा आदमी फेक है इसमें। प्रधानमंत्री रोक नहीं पाए अभी तक। तकरीबन 2,300 करोड़ से ऊपर के पेमेंट हो चुके हैं फेक अकाउंट में। और ये जो हर चौथा आदमी जो फेक है वो कहां मिला है? बीजेपी शासित राज्यों में। किसकी मिली भगत है ये? एक आदमी की भी गिरफ्तारी नहीं कर पाए आप अभी तक। प्रधानमंत्री बटन दबाते हैं तो पेमेंट जाता है। हम जानना चाहते हैं 2,300 करोड़ रुपए से अधिक का फेक पेमेंट जो विभिन्न खातों में गया, क्या इसके लिए प्रधानमंत्री की अकाउंटेबिलिटी नहीं है? किसे पकड़ा जाए इसके लिए? आप साधारण सी चीजों के लिए लोगों के घरों पर छापे डाल रहे हैं, ईडी के छापे डाल रहे हैं, लेकिन 2,000 करोड़ से अधिक के फेक पेमेंट हो गए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कोष से। आपने 5 आदमी गिरफ्तार नहीं किए। यह मत कहिएगा बीजेपी के लोग तो जानते ही नहीं है, बेचारे दूध के धुले हैं, वो तो गंगा में नहा के आते हैं, द्वारकाधीश के दर्शन करते हैं, सिर्फ गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, वो चोरी चकारी बेईमानी करप्शन नहीं करते, वो सिर्फ गाय का दूध पीते हैं, गाय का गोबर उठाते हैं, गाय की पूजा करते हैं। छी, निकम्मेपन की यह पराकाष्ठा और करप्शन की पराकाष्ठा है। आपकी नाक के नीचे जिस योजना को आप मॉनिटर करते हैं उसमें ये फेक पेमेंट हुए हैं। आपने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, वो ये प्रधानमंत्री साइबर सेल की भाषा न बोलें। जो बीजेपी का साइबर सेल है उसकी भाषा में बातें न करें। अगर बीजेपी के साइबर सेल और उसके लेखक इतने ही महत्वपूर्ण है, उनकी भाषा इतनी ही महत्वपूर्ण है,
तो निकालो इन सब राजनाथ को, अमित शाह को, इन सबको बाहर निकालो, अमित मालवीय को अंदर लाओ, अमित मालवीय को कैबिनेट मिनिस्टर बनाओ। साइबर सेल के जो कोर ग्रुप है, जो कि सुबह ही बैठ के अपने थोक के हिसाब से लाखों लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए मैसेज सप्लाई देता है, जिसको कि आप भी पढ़ते हैं, जिससे आप भी इस्तेमाल करते हैं। जो कल का जो भाषण है वो साइबर सेल के तमाम किस्म के ट्वीट, तमाम किस्म के मैसेज, उनका एकदम कंपाइलेशन है। निकाल दो इन सांसदों को और साइबर सेल के लोगों को रखो। हम भी तो डायरेक्ट लड़ाई लड़े। बलबीर पुंज जो लेख लिख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में वही भाषा, नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं वही भाषा, अमित मालवीय जो आज से 2 महीना पहले बोल रहे हैं वही भाषा। कमाल है। तो सबसे मतलब जिसे कहेंगे इलिजिबल कैंडिडेट कौन है मंत्रिमंडल के लिए? सांसद नहीं बीजेपी के, इलिजिबल कैंडिडेट हैं जो कि बीजेपी का साइबर सेल चलाते हैं। अन्यथा हम यही कहना चाहेंगे कि मोदी की सरकार साइबर सेल के प्रोपेगेंडा से अपने को अलग करके अपनी भाषा को दुरुस्त करे, अपने दृष्टिकोण को दुरुस्त करे। साइबर सेल के प्रोपेगेंडा की आप जीरोक्स कॉपी पार्लियामेंट में राष्ट्रपति के अभिभाषण में प्रत्युत्तर देते समय पेश करेंगे तो काहे के लिए चुनाव लड़ने गए आप? बिना चुनाव के ठीक थे आप, अच्छा प्रोपेगेंडिस्ट होते आप। देश को लोकतंत्र चाहिए और लोकतंत्र में काम करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। वह साइबर सेल की एक्सटेंशन ब्रांच के तौर पर काम करने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। और यह वो सबसे खतरनाक जगह है। आप किसानों की मांग मत मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या कहा? आपने मतलब लिमिट होती है हर चीज की। आपने सीधे सीधे अपमानित किया, और अपमानित ही नहीं किया, आपने जो नाम दिया वो क्या नाम दिया? फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। अरे ये विदेशी विचारधारा तो ये इंटरनेट भी है जिसमें कि साइबर सेल के मैसेज चलते हैं। ये रामचंद्र जी नहीं खोल के गए थे इंटरनेट। जिस टेलीविजन पे आप अपने रोज भाषण देते हैं, ये भी विदेशी विचारधारा है से ही पैदा हुई और विदेशी विज्ञान से ही पैदा हुई है। टेलीविजन का आविष्कार हिंदुस्तान में नहीं हुआ था। ये दिमाग से निकाल दीजिए आप। आधुनिक काल के अधिकांश विचार विदेशों से ही आए हैं। आपको बात करने में, सैटेलाइट से बात करने में बाइडेन से प्रॉब्लम नहीं होती, वहां आपको विदेशी समझ में नहीं आता। आप भेजिए ना कबूतर के साथ में मैसेज। रामचंद्र जी के जमाने में जाइए ना आप। आपको आप विदेशी चीजों के प्रति जो नफरत है, वो सिर्फ नफरत कब है? जब आपके सामने कोई बोले तो आपको लगता है कि ये विदेशी है। अरे कभी अपनी भाषा भी देखिए। ये जो प्रोपेगेंडा जो प्रधानमंत्री स्वयं कर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा विदेश से सीखा हुआ प्रोपेगेंडा है। भारत में लोग ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं करते थे। भारत के लोगों की आदत नहीं थी प्रोपेगेंडा करने की। प्रोपेगेंडा का कॉन्सेप्ट ये विदेशी कॉन्सेप्ट है। ये है एफडीआई, जिससे लोकतंत्र का विध्वंस हुआ है। आप किसानों की मत मानिए, आप विपक्ष की मत मानिए, आप खूब इनकी आलोचना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इन्हें लांछित करेंगे, ये कैसे संभव है? ये कहां से सीखा आपने? आप उस स्कूल का नाम बताइए, उस मास्टर का नाम बताइए जिस मास्टर ने आपको यह भाषा सिखाई है। हम तो चाहेंगे उस मास्टर को भारत रत्न की उपाधि दी जाए, जिसने ऐसा सपूत पैदा किया जो प्रधानमंत्री होकर ऐसी भाषा बोलता है। आप लोगों का, जो भारत के लोग हैं, जो भारत के नागरिक हैं, जिनका खून पसीना लगा हुआ है,
जिनका बुद्धि, विवेक, इंटेलेक्चुअल सारी क्षमता हिंदुस्तान के विकास में लगी हुई है, आप उन्हें कहेंगे कि ये तो विदेशी विध्वंसक विचारधारा के लोग हैं? उस नहीं, नहीं, अगर विदेशी विध्वंसक विचारधारा कोई है तो वह प्रोपेगेंडा है जिसका कि आप इस्तेमाल करते हैं। अगर विदेशी विध्वंसक विचारधारा कोई है तो वह साइबर सेल की विचारधारा है जिसका कि आप इस्तेमाल करते हैं। मैं विनम्रता से कह रहा हूं यह बात। प्रधानमंत्री जी, आप लौट के शीत युद्ध की राजनीति के दौर में चले गए। अब आपको हर चीज में वामपंथ, लिबरल आइडियाज, इन सब से नफरत होने लगी है। वहां से निकल आइए। मेरी बात मत मानिए। पहले एक प्रधानमंत्री के सलाहकार थे, हमारे दोस्त हैं, संजय बारू। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है, पढ़ लीजिए उसे। दूसरे हमारे एक दोस्त हैं सी राजमोहन, उन्होंने भी एक लेख लिखा है, उसी को पढ़ लीजिए, कुछ सीखने को मिलेगा आपको। क्या लिखा है उन्होंने? पढ़े लिखे लोग हैं और वो जानते हैं कहां के हैं? वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट है। वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। भारत में आप अपनी नीतियों पर आम सहमति नहीं बना रहे। दोष किसे दे रहे हैं? फालतू लोगों को। आपसे किसने कहा था? किसने कहा था कानून बनाने के लिए? किसानों ने कहा था? नहीं। संसद ने कहा था? नहीं। आपके मैनिफेस्टो में था? नहीं। आपकी पार्टी में डिस्कस हुआ? नहीं। कहां से आया ये सिर्फ कॉर्पोरेट हाउस के यहां से आया, जहां से आपका चंदा आता है। वहां से ड्राफ्ट बन के आया, सीधे आपने कैबिनेट में रखा और ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। आपने संसद को एकदम फालतू रबर स्टैंप बना दिया। राष्ट्रपति को भी आपने रबर स्टैंप बना दिया। मैं फिर उम्मीद कर रहा हूं, मैं उम्मीद नहीं छोड़ने को तैयार हूं। आप मेरे प्रधानमंत्री हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप साइबर सेल की भाषा में बोलना बंद कर देंगे। आप खूब आलोचना कीजिए कम्युनिस्टों की, कोई दिक्कत नहीं है। आप कम्युनिस्टों के खूब दुर्गुण गिनाइए, आपके लोग गिनाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लेबल लगाना बंद कर दीजिए। लेबल लगाएंगे ना तो फिर बताना पड़ेगा मुझे कि मिस्टर मुंजे इटली में किससे मिले थे, आरएसएस के पास विचार कहां से आए, मुझे बताना पड़ेगा। प्लीज लेबल लगाना बंद कर दीजिए। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रधानमंत्री को साइबर सेल की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। प्रधानमंत्री को पहले कोई भी नीतिगत घोषणा पार्लियामेंट में करनी चाहिए, न कि साइबर सेल के मैसेज के जरिए। अब तो बात पुष्ट हो गई कि साइबर सेल जो कैंपेन कर रहा था उसे प्रधानमंत्री ने अंत में पुष्ट किया। अब तो यह बात तय हो गई कि साइबर सेल जो कुछ बोलता है वो प्रधानमंत्री के दिल दिमाग से बोलता है। तो बेहतर क्या है? हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए, हिंदुस्तान की जनता की सुरक्षा के लिए यह बहुत जरूरी है, बीजेपी की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान की सरकार की भाषा, ये जो प्रोपेगेंडिस्टों की जो भाषा है, बीजेपी के प्रोपेगेंडिस्टों की जो भाषा है, उस भाषा से भिन्न होनी चाहिए। उनकी नजर नीति पर होनी चाहिए, उनकी नजर प्रोपेगेंडा पर नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जब कल बोल रहे थे तो वो सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, वो नीतिगत कोई भी किसी भी किस्म का समाधान या प्रत्युत्तर नहीं दे रहे थे, और ये उनकी सबसे बड़ी सफलता है। आप 77 मिनट बोले लेकिन आपने उत्तर नहीं दिया एक सवाल का। आपने किसी को पलट के नहीं बताया कि साहब ये फायदा है इन कानूनों का। अभी भी मौका है, हम तो बताएंगे काला क्या है। आज उसकी पहली किस्त बताइए आपको, आगे और भी बताएंगे। फिलहाल इतना ही। शुक्रिया, थैंक यू।